अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी सी कि हमारे पास कितना टाइम बचता है, बाकी हम क्या-क्या करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ पे आते हैं। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज़ ड्यू टू ऑब्वियसली रिएक्शन ऑफ द स्टोन, क्योंकि आप एक्शन लगा रहे हैं स्टोन को, इन रिएक्शन जो है स्टोन आपके पाँव पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा। तो रिएक्शन ऑफ द स्टोन की वजह से हम हर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, अगले एमसीक्यू पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल, वो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता रहेगा जब तक, अंटिल का मतलब है जब तक, the resultant force on it begins to decrease, the resultant force on it is zero, resultant force on it begins to increase and the resultant force is at right angle to its tangential velocity। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि 10 आउट ऑफ 10 की बुक्स ऑलमोस्ट मार्केट में जो हैं, तो वो इसकी बी ऑप्शन को ठीक उन्होंने माना हुआ है, तो सिर्फ इस वजह से हम बी ऑप्शन को ठीक लगा रहे हैं। बाकी मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऑप्शन ए भी ठीक बनती है, ऑप्शन बी सी भी ठीक है, और किसी हद तक ऑप्शन डी भी ठीक बन जाती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि ए क्यों ठीक है और सी क्यों ठीक है और डी क्यों ठीक हो सकती है। बहरहाल बी इस वर्डिंग के मुताबिक डाउटफुल है, लेकिन क्योंकि सारी की बुक्स में भी है, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद बोर्ड में भी की जो बनेगी वहाँ पे भी बी ऑप्शन को रखा जाएगा, तो सिर्फ इस वजह से बी ऑप्शन लगानी है आप लोगों ने। बाकी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा जब तक उस पर फोर्स जो है वो डिक्रीज़ ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक बनती है। जब तक जो फोर्स जो लग रही है वो इंक्रीज़ ना हो जाए, क्योंकि फोर्स डिक्रीज़ होगी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज़ होगी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, और जब तक रिजल्टेंट फोर्स राइट एंगल पे ना हो। अच्छा, ये होता है टू इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव कर रहा होता है, अगर रिजल्टेंट फोर्स टेंजेंशियल वेलोसिटी से राइट एंगल पर है, तो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब ए सी और डी तीनों ठीक हैं, या ए और सी तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बी ऑप्शन सिर्फ इसलिए लगाइए क्योंकि की बुक्स या मार्केट में सब ने बी लगाई है, तो हम सिर्फ इस वजह से कि बोर्ड में आ जाए और हमारा नंबर ना कटे, तो हम भी इसलिए बी लगा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट है, बाकी ये तीनों फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम हिट्स अ सॉलिड वॉल एंड बाउंस बैक, एक बॉल है जो कि वॉल के साथ स्ट्राइक कर रही है और बाउंस बैक हो रही है विद द सेम वेलोसिटी, इट्स पी प्राइम आफ्टर कोलिजन विल बी। अच्छा, इसमें उन्होंने इस तरह बताया कि सपोज़ हमारे पास एक सॉलिड बॉल है जो किसी भी मोमेंटम पी के साथ वॉल से टकराती है, और टकराने के बाद वो बॉल बाउंस बैक हो जाती है। जब वो टकरा रही है उसके मोमेंटम को हम पी से मान लें, तो जब वो वापस आ रही है बाद का मोमेंटम पी प्राइम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन, दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे पी प्राइम टकराने के बाद वाला जो मोमेंटम है वो टकराने के पहले वाले मोमेंटम के ऑपोजिट होगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि दे आर ऑपोजिट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन वुड बी। एमसीक्यू में कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, लाइक ये ग्रीन वाला पार्टिकल है, ये मूव करके टकराने लगा किससे, रेड वाले पार्टिकल के। दोनों का मास सेम है, बरा रेड वाला की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, तो टकराने के बाद फर्स्ट पार्टिकल मतलब ग्रीन वाले पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी। ऑब्वियसली जब ये टकराएगा तो होगा ये कि ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसकी वेलोसिटी ये खुद ले लेगा। मतलब टकराने के बाद जो हमारा पहला पार्टिकल है जो कि ग्रीन है, वो कौन सी वेलोसिटी ले लेगा, रेड वाले की, जो कि क्या थी, ज़ीरो। तो इसकी सी ऑप्शन क्या है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑब्वियसली थर्ड लॉ है। अच्छा, थर्ड लॉ क्यों हम इसको करते हैं प्रेफर इंस्टेड ऑफ फर्स्ट और सेकंड लॉ? हम ये इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब ये दो कभी भी कोई बॉडीज़ कोलाइड करती हैं,
कंजर्वेशन मोमेंटम में। तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था, इसलिए हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम जब वो किसके अकॉर्डिंग है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अगला वैसे एमसीक्यू है, लेकिन इट इज़ अ न्यूमेरिकल, इसलिए एमसीक्यू को देख के मैंने न्यूमेरिकल ही बोला है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड for an on the object and gives its velocity to 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object, हमने फोर्स मालूम करनी है जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू 3.7 इट्स लाइक दिस न्यूमेरिकल के मैथ उसका 5 kg है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है। देन द फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकंड, कितनी देर तक फोर्स लगी है, 5 सेकंड तक रखी है। एंड इट्स गिव्स इट्स अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो ऑपोजिट लिखा है मैं फिर बार बार बता दूं, ऑपोजिट हम ये शो कर, ऑपोजिट के लिए हम सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं, ये साइन जो यूज़ करते हैं माइनस का लिखते हैं। वी एफ 2 मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ ऑपोजिट आ गया, तो वी एफ को -2 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें गिवन है। फोर्स मालूम करने, फोर्स का फार्मूला है एज पर सेकंड ला एफ इज इक्वल टू एम ए बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ की वैल्यू यहाँ पे -2 है, वी आई की वैल्यू -10 है, और टी जो है ऑब्वियसली 5 आ जाएगा। -2 -10 -12 बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -12 न्यूटन वुड बी इट्स फाइनल आंसर। तो यस इट्स -12 न्यूटन इट्स फाइनल आंसर। अब अगला हमारे पास है लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यस, जब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स लग रही होती है तो बड़ी रैपिडली अपनी ज़ीरो से मैक्सिमम स्पीड वैल्यू लेके जा रही होती है फोर्स, तो इट्स ईजी फॉर अस to calculate the product of force and time instead of calculating the force at very fractional of the time या at very instant। फोर्स को कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ होता है, दैट इज़ वाई वी जस्ट कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जब हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत क्या हो, शॉर्ट हो। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाकी कोई ठीक नहीं है। लुब्रिकेंट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू सरफेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट प्रोवाइड, लुब्रिकेंट क्या प्रोवाइड, अच्छा द लुब्रिकेंट, आई थिंक लुब्रिकेंट के बारे में या उसका फीचर बता रहा है कि वो क्या प्रोवाइड करता है। डिक्रीज टेम्परेचर नहीं, ऐसा नहीं है। एक्ट्स एज अ बॉल बेयरिंग नहीं, प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट लुब्रिकेंट डू। जब आप किसी भी एक सरफेस और दूसरी सरफेस के दरमियान कोई लुब्रिकेंट डाल देते हैं तो एक बिल्कुल छोटी सी लेयर बन जाती है दो सरफेसिस के दरमियान, जिसकी वजह से ये दो सरफेसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे होते। तो यस इट प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। तो ये एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 3 के। उम्मीद है सारे एमसीक्यूज़ ख़त्म सॉरी समझ आ गए होंगे। हाँ, ये ख़त्म भी हो गए तो समझ भी आ गए होंगे। बहरहाल साथ साथ मैंने सारे इसके निशान लगवा दिए हैं। उम्मीद है अभी ये क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।